हेलो गाइस, दिस इज साकिब सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार आईसीएससी कंप्यूटर के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज का वीडियो फुल सिलेबस में बेस्ड होगा। इससे पहले मैंने 5 से 6 वीडियो अपलोड किए हुए थे इंडिविजुअल चैप्टर पे। आई होप तुमने देखे होंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे होल सिलेबस से। पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा और अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सारे ऑप्शंस मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यार तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। द प्रोसेस बाय विच अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होता है यार इनहेरिटेंस। बाकी हम लोग पहले ऑप्शन समझ लेते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे। पहला है पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड से ही समझ आ रहा है, पॉली मींस मोर देन वन। तो सेम एक्शन को डिफरेंट वेज में करने को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यार डेटा हाइडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट यार अलग कंसेप्ट ही है जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं वीडियो में। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है यार कि मान लेते हैं कि कोई एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। तो क्लास बी क्या कर रहा है कि क्लास ए का कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले रहा है। इनहेरिट कर ले रहा है मतलब कि उससे वो प्रॉपर्टीज ले रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं क्लास ए है। ठीक है, ये है क्लास ए और ये नीचे है क्लास बी। तो ये जो क्लास ए से क्लास बी कुछ एट्रीब्यूट या कुछ मेथड, ठीक है, ये एक्वायर कर ले रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिट कर लेना। इसका सिंपल एग्जांपल तुम समझ सकते हो यार, फादर सन वाला एग्जांपल। जैसे सन इनहेरिट करता है फादर का प्रॉपर्टी, जो फादर का प्रॉपर्टी होता है सन को मिलता है। उसी तरह इसका एट्रीब्यूट या मेथड क्लास ए का वो किसे मिल रहा है, क्लास बी को मिल रहा है, या वो इनहेरिट कर रहा है। तो इसे ही कहा जाता है क्या, इनहेरिटेंस। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यार आ रहा होगा तुम्हारे स्क्रीन पे। जावा वर्चुअल मशीन इज। देखो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि जावा का जो बाइट कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। कॉमन लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जेवीएम क्या करता है, जावा प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, इसे इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। कंपाइलर नहीं कहते हैं, मशीन कोड बाइट कोड नहीं कहा जाता, इंटरप्रेटर कहा जाता है। 2 का होगा ए, 2 का होगा ए, इंटरप्रेटर। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टाइप के और नए क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो हम लोग पहले वीडियोस में कर चुके हैं वो सब क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग इस बार कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में है विच इज नॉट जावा रिजर्व वर्ड। इसमें से जावा रिजर्व वर्ड कौन सा नहीं है, डी होगा टोटल। प्राइवेट पब्लिक रिजर्व वर्ड है, ब्रेक भी है। ब्रेक हो सकता है तुम नहीं सुने हो, लेकिन लूप को बीच में रोकने के लिए है ना, लूप जब यूज करते हैं। आउटपुट क्वेश्चन जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने लूप का यूज किया था। लूप को हॉल्ट करने के लिए ब्रेक का यूज होता है। ठीक है, तो ब्रेक भी यहाँ पे कीवर्ड है। डी यानी कि टोटल यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, तो 3 का हो जाएगा डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यार, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है रिजर्व वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। देखो हो सकता है कुछ लोगों को काफी इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लगभग मैं सभी तरह का क्वेश्चन तुम्हें कराने का कोशिश कर रहा हूँ। जो बाकी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें डिफरेंट क्वेश्चन थे, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है। तुम सब्सक्राइब करके रखना, और भी एमसीक्यूज इस चैनल पर तुम्हें मिलते रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, लगातार वीडियोस में अभी अपलोड कर रहा हूँ। रिजर्व वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। रिजर्व वर्ड को और क्या कहा जाता है, रिजर्व वर्ड को कीवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आइडेंटिफायर यार उसको कहते हैं किसी का क्लास का वेरिएबल का नाम रख दिए, क्लास का नाम रख दिए, ठीक है, मेथड का नाम रख दिए। वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, और मेथड और पैकेज तो होता नहीं। ठीक है, रिजर्व वर्ड को कहेंगे कीवर्ड्स। तो 4 का हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, द नंबर ऑफ बाइट ऑक्यूपाइड बाय इंट डेटा टाइप इज। देखो डेटा टाइप भी तुम्हें पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तुम्हें प्रिंसिपल्स पढ़ना है। तो ये पहला चैप्टर से क्वेश्चन है डेटा टाइप वाला से। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 बाइट। इंट क्या करता है, 4 बाइट स्टोर करता है। वहीं कैर क्या करता है, 2 बाइट करता है। फ्लोट 8 बाइट करता है। ठीक है, तो 5 का क्या होगा, ए होगा। आई होप कि ज्यादातर क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर रहे होगे। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर या सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने तुम सही सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, 5 नंबर के बाद 6 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट्स। देखो यार जावा में 2 तरह के कमेंट होते हैं। 2 तरह का कमेंट मतलब एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है।
और डबल लाइन कमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ समझ लो डबल लाइन या मल्टीपल लाइन कह सकते हो। मल्टीपल लाइन कमेंट इसको कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। अब कमेंट होता क्या है और करते क्यों है, देखो सिंगल लाइन हो गया ये, मल्टीपल लाइन ये हो गया ये, तो तुम्हें आंसर पता चल गया होगा। कमेंट क्या होता है कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है या छोटा प्रोग्राम है जो भी हो, लेकिन यूजर को अगर दिख रहा है और कुछ मैसेज पास कराना है हमको जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, कंपाइल नहीं होगा, इंटरप्रेट नहीं होगा, लेकिन यूजर को समझ में आएगा कि ये किस लिए यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कोई मेथड का नाम लिख दिया, बगल में कमेंट डाल दिया अलग से इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मेथड का नाम क्या है या मेथड क्यों यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। व्हेन अ लूप इज यूज्ड विद इन अनदर लूप इट इज कॉल्ड। तो लूप के अंदर का लूप को क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। जब तक पहला लूप का कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक हम लोग उस सेगमेंट में नहीं घुसते प्रोग्राम का, तभी तुम्हारा अंदर का लूप एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने आउटपुट क्वेश्चन पे कराया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, लूप के अंदर लूप को कहते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। तो 7 का हो जाएगा बी, 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, 6 का क्या आंसर था, यानी कि 6 का आंसर था ए। ज्यादातर का यार ए ही ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, 6 का आंसर था ए। 7 नंबर है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप का मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ यार, हो सकता है यहाँ देखो 4 लूप लगा दिए, यहाँ पे आई 1 से चला दो यार, आई लेस देन 10 कर देते हैं, कुछ भी कंडीशन लगा देते हैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके अंदर में एक और लूप रहेगा, जे को 1 से चला दिए, जे लेस देन आई तक चला दिए, जे प्लस प्लस चला दिए। ठीक है, इसको तुम कुछ बॉडी में होगा फिर ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। इसका जो कंडीशन ट्रू होगा तभी इसके अंदर घुसेंगे इस सेगमेंट में, फिर इसका अगर कंडीशन ट्रू होगा तब घुसेंगे इस सेगमेंट में। ठीक है, इस तरह करके नेस्टेड लूप में बहुत सारा लूप हम लोग अंदर में यूज कर सकते हैं। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। डेटा टाइप विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डेटा टाइप इज कॉल्ड। देखो 2 तरह का डेटा टाइप होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव को ही रेफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जो पहले से इनबिल्ट होता है, और नॉन प्रिमिटिव वो होता है जो हम लोग बनाते हैं, जैसे हो गया क्लास हो गया, ठीक है, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डेटा टाइप तुम्हारा क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, मतलब दूसरा का यूज करके बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, यही सब हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्या हो गया ए, 8 का हो गया ए। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। इफ ए इज टाइप ऑफ इंट, कोई वेरिएबल है जो इंट टाइप का है, बी है ऐसा वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का है, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ए कोई इंट टाइप का है, ए मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं इक्वल टू 9 है। ठीक है, बी कोई फ्लोट टाइप का मान लेते हैं कि 5.3 है। अब ए प्लस बी करेंगे तो किस टाइप का डेटा टाइप आएगा, ये आएगा 14.3, यानी कि किस टाइप का आएगा, फ्लोट टाइप का आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी यानी कि फ्लोट हो जाएगा। अब रेड मार्कर यूज करना चाहिए, है कि नहीं, रेड मार्कर भूल गया मैं यूज करना। जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, देखो इसका तुम्हें जावा एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, 10 नंबर में जावा एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है यार, z इज इक्वल टू 5x, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, 3 बार एक्स आया, फिर वाई आया, एक्स आया। तो ये किस में है यार, तुम्हें ढूंढो ऑप्शन, ये 10 का बी में है। ठीक है, 10 का हो जाएगा बी, 10 का हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं यार, इसका अब तुम्हें आउटपुट निकालना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन, आउटपुट वाला क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहला चैप्टर वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी हम लोग देख चुके हैं। अगर तुम्हें फिर भी नहीं आता है, फिर भी नहीं हो रहा है, एक बार तुम्हें खुद से ट्राई करना है बनाने का, नहीं हो रहा है तो तुम सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्सप्रेशन है ए प्लस इज इक्वल टू, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7। तो इसका मतलब क्या है यार, ए प्लस इक्वल टू का मतलब है कि ए इसमें क्या होगा, एडिशनल ए प्लस हो जाएगा और बाकी यही रहेगा। ठीक है, बाकी यही रहेगा। तो ए का वैल्यू शुरू में था 7। ठीक है, प्लस क्या है, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस मतलब यहाँ क्या, पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, यानी कि ए इक्वल टू ए प्लस 1 है, यानी कि ए का वैल्यू 1 जरूर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर वही वैल्यू यूज होगा जो पहले था। ठीक है, ए का वैल्यू 7 से 8 जरूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 ही यूज होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो प्लस प्लस ए है, प्लस प्लस ए का मतलब है प्री इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, ए इक्वल टू ए प्लस 1 उसी टाइम यूज होगा जिस समय एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 8 से 9 तो हो जाएगा और यहाँ 9 यूज भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस तुम देखो यहाँ पे है प्री डिक्रीमेंटल ऑपरेटर,
पहले का मतलब प्री, बाद में लगाते हैं मतलब पोस्ट हो जाता है। प्री डिक्रीमेंटल का मतलब उस समय उसका वैल्यू घटेगा जिस समय एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, और 1 से घटेगा, ठीक है। तो 9 से हो जाएगा ये वापस 8, और यहाँ पे हम लोग 8 यूज कर पाएंगे। प्लस अब ये तुम देखो पोस्ट डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंटल मतलब a इक्वल टू a माइनस 1 होगा, लेकिन एक्सप्रेशन में यूज नहीं होगा, उस समय यूज नहीं होगा जिस समय वो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि बाद में यूज होगा। तो a माइनस माइनस की जगह भी हम लोग 8 ही यूज करेंगे, और a का वैल्यू यहाँ से 7 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं ऐड, 7 7 14, 14 16 होता है तुम्हारा 30, 30 और 9 होता है 39, यानी कि इसका आंसर हो गया 39। 11 का आ गया डी, 11 का क्या आ गया डी हो गया। आई होप ये तुमसे खुद से बना होगा, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं। व्हाट इज अ फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर पब्लिक एक्सेस स्टैटिक मेथड कैलकुलेट विच एक्सेप्ट्स अ बाइट। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आंसर क्वेश्चन में ही होता है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। मतलब सबसे पहले तुम्हें क्या लिखा हुआ है कि मेथड का नाम लिखा हुआ है कैलकुलेट, तो उसी तरह से तुम लिखते जाओ, उतना ऑप्शन मत देखो यार, ऑप्शन मत देखो। यहाँ हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट नाम लिख दिए। एक बाइट है और एक इंट टाइप का पैरामीटर है, तो हम लोग कर देते हैं यार बाइट। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो बी और डी लिया हुआ है, तो यहाँ भी बी और डी ही ले लेते हैं। ऐसे ए बी एक्स वाई कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, बी और डी ले लिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि रिटर्न तुम्हारा क्या कर रहा है, फ्लोट टाइप कर रहा है, तो आगे में क्या लगा देंगे, फ्लोट लगा देंगे, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ वैसे करते जाओ। मेथड कैलकुलेट विच एक्सेप्ट द बाइट, राइट अ पब्लिक एक्सेस स्टैटिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक लिख देंगे। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का ही क्वेश्चन हमने देखा था यूजर डिफाइंड मेथड वाले वीडियो में, है ना, तुम्हें याद आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, 12 का सी में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में when there are multiple definition with same function name what makes them different from each other। देखो सेम नेम ऑफ फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में अलग अलग क्या हो सकता है, या तो रिटर्न टाइप अलग हो गया, या टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो गया, ठीक है। तो इसका फंक्शन प्रोटोटाइप तो नहीं होगा, फंक्शन सिग्नेचर होगा, ठीक है, फंक्शन सिग्नेचर होगा 13 का बी। अगर तुम ऑप्शन एलिमिनेट करोगे यार तो भी तुम्हें समझ में आएगा कि फंक्शन नेम तो नहीं ही होगा, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप मैंने अभी बताया कि यहाँ से यहाँ तक पूरे को हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच उप प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो ये वाला क्वेश्चन हम, मुझे लगता है कि पहले वाले में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का नाम से ही लग रहा है, पॉली का मतलब मोर देन वन, सेम एक्शन को डिफरेंट वे में करने को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो पहले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस मैंने तुम्हें यहाँ समझाया था क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है यार मेथड और डेटा को एक साथ एक यूनिट में रैप करने को कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी, 14 का डी। 15 नंबर क्वेश्चन यार देखो बहुत आसान है, अगर तुमने यूजर डिफाइंड मेथड वाला मेरा वीडियो देखा था तो। विच अमंग इज अ वैलिड नेम फॉर फंक्शन। फंक्शन का वैलिड नेम क्या होगा, देखो नाम लिखने में आगे में नंबर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। नाम लिखने के समय बीच में स्पेस नहीं होता है, नाम लिखने के समय स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं होता। देखो ये छोटा छोटा बात है जो कि तुम्हें दिमाग में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में इसी तरह छोटा छोटा पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि तुम कोशिश करोगे कि केवल आउटपुट क्वेश्चंस कर लें, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लें, लेकिन आएगा इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन भी। ऐसा नहीं कि वैसा नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, वो भी आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हें करना होगा। इस तरह का छोटा छोटा अंदर घुस के डीप नॉलेज जरूरी है, ठीक है। इस तरह, इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है। तो 15 का ए होगा यहाँ पे कंप्यूटर, 15 का ए हो जाएगा। इस तरह का फंक्शन नेम हो सकता है ना, केवल इसी तरह का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर में, आस्की कोड ऑफ लोअर केस लेटर्स रेंज फ्रॉम। देखो आस्की कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन वाला जो मैंने एमसीक्यू वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था आस्की कोड के बारे में, टोटल एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसका तुम्हें याद रखना पड़ेगा यार, लोअर केस का होता है 97 से 122, फिर तुम्हारा अपर केस का होता है 65 से लेकर के 90 तक, ठीक है। और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इससे, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा आंसर, इनका ए। 17 नंबर क्वेश्चन यार, 17 नंबर में है टू एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास डिक्लेरेशन आर। कौन से वो दो एट्रीब्यूट हैं जो क्लास डिक्लेरेशन में यूज होते हैं, ठीक है। वो क्लास का नाम लिखते हैं, मान लेते हैं कुछ भी लिखते हैं, तो अगर मान ली क्लास क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे,
ये कीवर्ड यूज होता है, क्लास यूज होता है, ठीक है, और ये नाम यूज होता है, यही होता है ना। तो ऑप्शन में आप देखो कहाँ पर सही आंसर लिखा हुआ है, कीवर्ड क्लास यूज है और क्लास नेम, यानी कि ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है ये, है ना। 17 का सी हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग कोड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन में क्या होता है, पहले क्लास नेम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, इक्वल टू न्यू करके कंस्ट्रक्टर नेम लिखते हैं ना, लास्ट में कंस्ट्रक्टर नेम लिखते हैं, और लास्ट में सेमी कलन से टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सेमी कलन शुड बी यूज्ड एट टर्मिनेशन। कीवर्ड न्यू शुड नॉट बी यूज, कीवर्ड शुड नॉट बी यूज नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि न्यू मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो पहला गलत है। इक्वल टू भी यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ केवल इक्वल टू यूज होता है, एक इक्वल टू, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट नथिंग रॉन्ग, देखो करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे लास्ट में सेमी कलन होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 18 का सी, ठीक है। ये वाला यार ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कैसे होता है, ये कंस्ट्रक्टर वाले में भी मैंने तुम्हें समझाया था, क्लास और ऑब्जेक्ट वाला वीडियो में भी समझाया था, तो आई होप कि तुम्हें सब कुछ इसके बारे में ज़्यादातर क्लियर होगा। डैश इज द ऑपरेटर यूज टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। अभी बताया कि न्यू कीवर्ड यूज होता है मेमोरी स्पेस के लिए, ठीक है, तो 19 का हो जाएगा ए, ठीक है, 19 का हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें क्या होता है यार कि गलत होने का गुंजाइश बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है और हम लोग ऑप्शन में गलती कर देते हैं। देखो, अ डैश इज अ टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड वेयर डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, अ क्लास इज अ टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड वेयर एज ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है, ये आंसर सही होगा। लेकिन बहुत लोग जल्दीबाजी में हो सकता है कि ऑप्शन ए चूज करके आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट और क्लास कर दे। दोनों आंसर सही है, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए, पहले क्लास होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। क्लास टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है क्लास, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बस गलती नहीं करना है, थोड़ा सा ऑप्शन को सही से देखना है ना। 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं यार, 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए और बहुत अच्छा से आसानी से सब कुछ समझते हुए 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पार कर दिया है। 21 नंबर में, अ फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर इज नोन एज। अभी मैंने बताया फंक्शन नेम, यहाँ से मैंने कर दिया था, सॉरी, फंक्शन नेम यहाँ से, फंक्शन नेम और ये जो पैरामीटर लिस्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है इसे क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन का पैरामीटर भी है, नेम भी है, उसे फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं। तो ए नहीं होगा, फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग भी नहीं होगा, सेम नेम डिफरेंट मेथड, है ना, उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी, 21 का बी। 22 नंबर अब हम लोग देखते हैं। 22 नंबर में है यार, डैश हैज द सेम नेम एज द क्लास। क्लास का सेम नेम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, 3-4 प्रॉपर्टी है यार कंस्ट्रक्टर का, याद रखना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है क्लास का, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, हम लोग वॉइड भी यूज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जिस समय ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है।